साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल पर देश की सबसे तेज सबसे आगे बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। और रेल साथियों नमस्कार। इस वीडियो में हम लेंगे आज मुरादाबाद डिवीजन का WLI का पेपर लेंगे। उसमें WLI के पेपर में हम सबसे पहले हम राजभाषा के 10 प्रश्न देखेंगे। तो राजभाषा के 10 प्रश्नों का आपको अवगत कराते हैं। चलिए देखते हैं। ये पेपर है आपके 27 मार्च 2022 का 27 मार्च 2022 का पेपर है रेल साथियों। और इसमें सबसे पहले हम लेंगे राजभाषा के 10 प्रश्न लेंगे साथियों। समय अवधि है 2 घंटे और ये मुरादाबाद डिवीजन का पेपर है। अधिकतम अंक है 100। इसका सबसे पहले हम 10 राजभाषा के प्रश्न लेंगे। तो चलिए सीधे राजभाषा पे चलते हैं और राजभाषा से 10 प्रश्नों से आपको अवगत कराते हैं। राजभाषा का अलग से वीडियो इसलिए बनाते हैं साथियों कि राजभाषा का जो महत्व है वो सभी रेल की विभागीय परीक्षाओं में है। तो ये वीडियो सबके लिए होता है। इसको ऑल सभी जो विभिन्न प्रकार की जो रेलवे में डिपार्टमेंटली एग्जाम है उनके लिए सबके लिए इसका योगदान होता है, इसलिए इसका अलग से वीडियो बनाया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस ग्रेड के अधिकारियों को प्रदान किया जाता है? तो ये किया जाता है महाप्रबंधक एवं इनसे ऊपर के अधिकारियों के लिए। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक, यहां समझना पड़ेगा आपको, तकनीकी मौलिक लेखन, ये गौर से देखिएगा साथियों। इसको तकनीकी मौलिक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत तृतीय पुरस्कार के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो मैं बता दूं आपको, लाल बहादुर शास्त्री है जो तकनीकी मौलिक लेखन के मामले में दिया जाता है। और इसकी जो प्रथम पुरस्कार की राशि है, जो प्रथम पुरस्कार है इसका उसकी राशि है वर्तमान में जो करंट राशि है वो है आपके 20,000। पहली राशि है जो 20,000 है साथियों, याद रखिएगा 20,000 है। ये राशि आपकी 20,000 है। दूसरी राशि है जो दूसरी राशि है जो वो है आपके 10,000 साथियों। दूसरी राशि है जो 10,000 रुपए साथियों। और तीसरी जो राशि है वो आपके 7,000 रुपए साथियों। तीसरी राशि है जो आपके 7,000 रुपए है साथियों। तो ये है आपका। अब चाहे वो आपको पहली पूछे, चाहे दूसरी पूछे, तीसरी पूछे, तो यहां जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा साथियों, यहां प्रेमचंद पुरस्कार की भी इतनी राशि है जो कविता, उपन्यास, नाटक, गद्य पद संग्रह, कविता आदि के लिए जो दिया जाता है प्रेमचंद पुरस्कार, उसकी राशि भी यही है। और काव्य लेखन के लिए जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है, काव्य लेखन के लिए जो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया जाता है उसकी राशि भी सेम यही है। तो तीनों पुरस्कारों की राशि सेम यही है साथियों। यदि आपसे पूछे लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन की प्रथम पुरस्कार की राशि तो 20,000, द्वितीय पुरस्कार की राशि तो 10,000, तृतीय पुरस्कार की राशि तो 7,000। इसके साथ यदि वो मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो काव्य लेखन के लिए दिया जाता है उसकी भी यही राशि है, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय। और इसके साथ ही जो प्रेमचंद पुरस्कार योजना है उसकी राशि भी सेम यही है, प्रथम, सेकंड, द्वितीय। और प्रेमचंद पुरस्कार किसके लिए जाता है? कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता, गद्य पद संग्रह इत्यादि के लिए दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों। मैंने यहाँ कंप्लीट व्याख्या कर दी है, आपका किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट है राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रभावी हुई? राजभाषा अधिनियम, सबसे पहले हम जानेंगे राजभाषा अधिनियम को। राजभाषा अधिनियम 10 मई 1963 को पारित हुआ था साथियों। और यह ठीक 4 साल बाद ये 10 मई और 1967 को संशोधित हुआ था। ये ध्यान रखना है साथियों।
और जो इसकी धारा 3(3) है, धारा 3(3) है, वो 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। ये मैं पिछले वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूं। 26 जनवरी 1965 से प्रभावी हुई थी। तो यहां जो आपका आंसर होगा वो सी होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। सी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, राजभाषा के संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? राजभाषा के संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो वो 30 सदस्य होते हैं। 10 सदस्य आपके राज्यसभा से लिए जाते हैं और 20 सदस्य आपके लोकसभा से लिए जाते हैं। इस प्रकार ये दोनों मिला के 30 हो जाते हैं साथियों। तो यहाँ जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन डी आएगा साथियों। यदि वो लोकसभा से पूछता तो 20 हो जाते और यदि वो राज्यसभा से पूछता तो 10 हो जाते। नेक्स्ट प्रश्न है राजभाषा नियम। राजभाषा नियम को पहले समझेंगे। राजभाषा नियम 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था साथियों। 17 जुलाई 1976 को पारित हुआ था। इसमें टोटल 12 नियम हैं। टोटल 12 नियम हैं और ये तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है और ये अब तक 4 बार संशोधित हो चुका है साथियों। 4 बार संशोधित हो चुका है। गौर से ध्यान रखिएगा, 4 बार। पहली बार ये 9 अक्टूबर 1987 में 9 अक्टूबर 1987 में संशोधित हुआ। दूसरी बार ये 2007 में हुआ। तीसरी बार ये 2011 में हुआ और चौथी बार ये 2016 में हुआ। ध्यान रखिएगा साथियों, इन्हीं के बाहर नहीं जाएगा आपका प्रश्न और ये तमिलनाडु राज्य पर लागू नहीं होता है। तो यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। रख लीजिएगा साथियों, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 106 राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद। राजभाषा नीति राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग आपका 17 भाग है। ध्यान रखिएगा, जिसमें अनुच्छेद है 343 से 343 से 351, 343 से 351 टोटल 9 अनुच्छेद हैं साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 107 संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? संविधान के भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो 5 के लिए 120 है साथियों। भाग 5 के लिए 120 है। भाग 5 के लिए 120 है। भाग 5 के लिए 120 है और भाग 6 के लिए 210 है। ध्यान रखिएगा साथियों, 6 के लिए 210 है। भाग 5 के लिए 120 और भाग 6 के लिए 210 और भाग 17 के लिए ध्यान रखिएगा, भाग 17 के लिए आपके 343 से 351 तक है। भाग 17 के लिए 343 351 तक है। ये ध्यान रखिएगा साथियों। एक बार रिपीट कर रहा हूं, भाग 5 के लिए अनुच्छेद 120, भाग 6 के लिए अनुच्छेद 210 और भाग 17 के लिए 343 से 351 तक है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, अनुच्छेद 344 के अनुसार में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो राजभाषा आयोग की नियुक्ति 7 जून 1955 को हुई साथियों। 7 जून 1955 को हुई और उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो मुंबई के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री बीजी खेर थे। प्रथम आयोग के अध्यक्ष श्री बीजी खेर थे। पूरा नाम था बाल गंगाधर खेर पूरा। तो ये जो राजभाषा आयोग की नियुक्ति है ये अनुच्छेद आपके 344 में अनुसरण होता है इसका, 344। तो आपका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन अनुच्छेद 343 में है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो आपका 1955 आएगा साथियों, 1955, 7 जून 1955। तो यहाँ आपका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों,
राजभाषा नियमों के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में रखा गया है? तो मैं बता दूं आपको, राजभाषा के अनुसार लक्षद्वीप को किस क्षेत्र में लिखा गया है, तो मैं बता देता हूं। यहाँ सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आ जाए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आ जाए तो वो ए में आता है। फिर आ जाए आप दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह है, वो आता है आपके बी में। फिर आ जाइए आपके लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आता है आपके सी में, यानी हिंदी के अनुसार गैस क्षेत्र में, लक्षद्वीप गैस क्षेत्र में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह ए में और आपके दादरा नगर हवेली एवं दमन द्वीप समूह ये आता है आपके बी में और लक्षद्वीप आता है सी में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। राजभाषा नियम, राजभाषा नियम कब बनाया गया? तो ये 17 जुलाई 1976 को बनाया गया, ये 17 जुलाई 1976 को बनाया गया। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आपका डी आएगा साथियों। तो राजभाषा से संबंधित यहाँ 2 प्रश्न थे आपके। राजभाषा नियम जो 17 जुलाई 1976 को बना, तो यहाँ आपका जो राइट आंसर आएगा वो 1976 आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।